सभी को नमस्कार। आज हम आपके समक्ष पुनः संसाधन और विकास विषय पर दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इस वीडियो में हम भू संसाधन विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी जो है पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। ये सारी पिक्चर्स जो है भू संसाधन से संबंधित है। भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर हमारा अस्तित्व है। अतः भू संसाधन को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर विशेष चर्चा की है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और वहाँ पे मैंने उनको प्रदर्शित भी किया कि कौन से ईयर में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप उसको भी विशेष प्रकार से देखिएगा। भू संसाधन, ये हमारी भू है, वो हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। आर्थिक रूप से भी हमें लाभदायक है। इस कारण से ये एक संसाधन है और हम देख रहे हैं कि भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये ध्यान रखिए, भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। विभिन्न रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति के रूप जो है जन्म के रूप में, और प्राकृतिक वनस्पति को जो है संरक्षण प्रदान करने में भू संसाधन का ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य जीव भी जो है इस तरह पर निवास करते हैं। हमारी अनेक आर्थिक क्रियाएं जैसे खनन इत्यादि जो है इसी पर निर्भर करती है। इधर हम देखेंगे जीवन, चाहे वो हम मनुष्यों का जीवन हो चाहे वन्य प्राणियों का जीवन हो, बिना भू संसाधन के संभव नहीं है। मानव जीवन तो स्पेशली पूरी तरह से इसी पर निर्भर है। और हम देखते हैं कि मानव के द्वारा जितने भी परिवहन, संचार आदि व्यवस्थाएं जो प्रयोग में लाई जाती है वो भू संसाधन के बिना संभव नहीं थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम देखते हैं हमारी अर्थ का जो है स्थलाकृतियां किन किन प्रकार से बनी है। सबसे पहले हम देखते हैं लगभग जो है, यहाँ आप देख रहे हो प्लेन जो है लगभग वो है 43% जो है वो किससे बना हुआ है? प्लेन से बना हुआ है। और ये प्लेन ही जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास जो है के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध करता है। कितना परसेंट? 43% जो है टोटल का। इसके अलावा हम देखते हैं पर्वत, ये जो है 30% जो है कुल भूभाग का 30% है। और 27% जो है वो देश का, हमारे क्षेत्रफल का लगभग जो है पठारी हिस्सा है। इस प्रकार इन तीनों जो है भू संसाधन की तीनों रूप जो है मनुष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसके द्वारा हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, यहाँ हम प्रमुख तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला भौतिक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत आएगा भू आकृतियां। भू आकृति मतलब अगर भूमि प्लेन है तो उसका यूटिलाइज हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं जनसंख्या के रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और यदि पहाड़ी या जो है हिली एरिया तो वहां पे जो है उसका उपयोग जो है प्राकृतिक वनस्पति के अलावा हम कम तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा जलवायु, यदि जलवायु अच्छा है, अच्छी बारिश होती है, उपजाऊ जमीन है, तो हम उसको खेती वगैरह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यदि जलवायु अच्छा नहीं है तो उसका उपयोग जो है किसी और तरीके में कर सकते हैं। इसी प्रकार मिट्टी के जो है प्रकार का भी जो है भू उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम एलोइल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या काली मिट्टी है तो वहां पे जो है फसल के लिए बहुत अच्छी होती है और उसका जो है खेती के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे कारक की तरफ हम देखते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारक में है जनसंख्या घनत्व। यदि जनसंख्या अधिक होती तो वहां पे कारखाने भी अधिक होंगे, वहां पर जो है मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करने वाली और चीजें भी बहुत ज्यादा होगी। वहां पर भू उपयोग जो है विभिन्न रूपों में हम देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्षमता, टेक्नोलॉजी यदि अच्छी है तो हम जो है भू संसाधन का और ज्यादा अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी भू उपयोग को निर्धारित करती है। आशा है इसके बारे में आपको अच्छी सी जानकारी मिली होगी। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला वन, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग हमारे
देश में लगभग 23% से कुछ ज्यादा क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके अंतर्गत आती है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। और दूसरी आती है गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि। गैर कृषि प्रयोजन कौन से होंगे? इमारतें, सड़क, उद्योग जहाँ इत्यादि बनते हैं। बंजर कृषि का मतलब होगा जहाँ पे जो है बिल्कुल भी खेती नहीं की जाती हो। और भू संसाधन का जो है तीसरा उद्देश्य प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसके अंतर्गत आते हैं स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि जो पशुचारण के लिए होती है। इस जो है जमीन पर जो है खेती की जा सकती है, परंतु इसको अभी पशुओं के लिए जो है रखा गया है। दूसरा, उपवनों की अधिक भूमि जहां पर हम बागवानी इत्यादि लगाते हैं, तो वो भूमि जो है फिर कृषि के लिए काम नहीं आती। कृषि योग्य बंजर भूमि, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि क्या होती है? जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, तो ऐसी जो है जमीन को जो है कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि जो है, पहली है वर्तमान प्रति। वर्तमान प्रतिभूमि में कौन सी आएगी? एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए जो कृषि काम में नहीं ली जाती, वो जो है जमीन वो कहलाती है वर्तमान प्रति। और दूसरी है पुरातन प्रति। पुरातन प्रति कौन सी आ जाएगी इसमें? जहां 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो, तो उसे हम कहेंगे पुरातन प्रति। और इधर है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। क्या होता है? 1 वर्ष में बोया गया क्षेत्र शुद्ध निवल क्षेत्र कहलाता है। यानी 1 वर्ष के अंदर हमने कितनी जमीन पर जो है फसल उगाई, वो शुद्ध निवल क्षेत्र कहलाएगा। अब दूसरा आता है सकल कर्षित क्षेत्र। सकल कर्षित क्षेत्र क्या होगा? शुद्ध निवल क्षेत्र में जब हम जो है क्या जोड़ देते हैं? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है सकल कर्षित क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए हमने जो है एक फसल बोई, 2-3 महीने में वो फसल कट गई, उसके बाद फिर हमने दूसरी फसल जो है 1 महीने के बाद उसमें बो दी, तो उस कृषि भूमि का उपयोग एक से अधिक बार हो गया, तो वो जो एरिया बोया गया, वो जितने एरिया में दूसरी फसल बोई गई है, वो इसमें शुद्ध बोए गए एरिया में जुड़ जाएगा, और वो कहलाएगा सकल कर्षित क्षेत्र। अब यहाँ पर हम जो जो है कृषि भूमि के उपयोग को लेकर के जो है उसको हम विभिन्न भागों में बांट रहे हैं। जैसे वर्तमान प्रति कौन सी होगी? जिसमें जो है 1 वर्ष से कम समय के लिए जो जमीन रहती है। इसके कारण कई हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे बरसात नहीं हुई, तो इस कारण से किसी वर्ष में जो है खेती हम नहीं कर पाए, तो वो इसमें आ जाएगी 1 वर्ष की जो कम वाली जो है प्रति कृषि में आ जाएगी। और दूसरी कौन सी है? 1 से 5 वर्ष। जहाँ 1 से 5 वर्ष जो है, ये 1 से 5 वर्ष होंगे, वो क्या होंगे? खेती नहीं करते हैं, तो उसको बोलेंगे पुरातन कृषि। और एक और देखिए इसी के साथ जो है ईयर से जुड़ा हुआ है, वो है जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो, तो वो कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आ जाती है। आप यहाँ पर सामान्य भू उपयोग जो है 1960-61 में और 2014-15 में देख सकते हैं। और इस भू उपयोग परिवर्तन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जो है शुद्ध बोया गया निवल क्षेत्र जो है, उसमें जो है यहाँ पे इसमें कमी आई है, ये कम हुआ है। जबकि वन जो है 1961 में 18 पॉइंट जो है 11% थे, और अब जो है ये बढ़कर कितने हो गए? 23.3%। तो इसमें तो जो है बढ़ोतरी हुई है, परंतु जो जो बोया गया क्षेत्र है, उसमें जो है शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में 2014-15 में कमी हुई है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे बंजर तथा कृषि योग्य भूमि है, ये क्या हुई है? ये भी जो है ये कम हुई है। यहाँ पे जो है इसमें तो बहुत ज्यादा कमी आई है, जो है ये 18.11% थी 1961 में, जो घटकर जो है लगभग 5.5% रह गई है।
इसके बाद देखते हैं गैर कृषि प्रयोजनों के लिए जमीन थी, वो लगभग जो है 4.95% थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई 8.7% हो गई है। स्थायी चरागाहों तथा अन्य गोचर के लिए जो भूमि थी वो 4.71% थी, जो है अब कम हो गई है, अब कितना रह गई है लगभग 3.3% रह गई है। इसके बाद जो है विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो लगभग जो है 1.50% था, परंतु इसमें भी जो है आप जो है कमी देख सकते हो, यहाँ पे जो है 1% ही है रह गया है। इस प्रकार आप देख सकते हो कहीं पे जो है भू उपयोग जो है उसमें वृद्धि हुई है और कहीं पे कमी हो रही है। भू संसाधनों का उपयोग जो है भारत कुल जो है क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से जो है इस भूभाग में से हम सिर्फ 93% जो भूभाग उसके ही उपयोग कर पाते हैं, या इतने ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। बाकी के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में जो है पाकिस्तान अधिकृत जो है क्षेत्रों की भूमि का सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है, और उसी प्रकार जो है चीन ने भी हमारा जो है कुछ एरिया अनधिकृत रूप से ले रखा है, तो उसका भी सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है। इस प्रकार 1960 और 2014-15 में भू उपयोग परिवर्तन में हम बहुत परिवर्तन देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत जो है 1952 की वन नीति के अंतर्गत जो है कितने परसेंट वन होना चाहिए था? देखिए लगभग जो है 33% जो है कुल क्षेत्रफल के वन होने चाहिए थे, और अभी हमारे हम देखे जैसा हमने देखा डेटा 2014-15 में 23.3% थे, तो ये जो है अभी भी हमारे जो है निर्धारित लक्ष्य से कम है। और इसके कारण क्या है, वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, अतः हमें 1% एरिया को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करने चाहिए। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण से क्या मतलब है? भूमि निम्नीकरण से तात्पर्य है भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाना, भूमि निम्नीकरण कहलाता है, अर्थात वो खेती के लिए योग्य नहीं रहती है। इसमें देख रहे हैं इसका कारण क्या है? मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन आदि के कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। खनन कहाँ पे? खनन के कारण जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, और अधिक सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई के 2015 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि के निम्नीकरण के कौन कौन से कारण है? तो ये तीनों कारण आ जाएंगे, खनन आ जाएगा, अति पशुचारण आ जाएगा और अधिक सिंचाई आ जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के तरीके। पहला क्या तरीका है? जो हमने समस्याएं देखी थी उन समस्याओं का समाधान करना ही जो है हमारा भूमि निम्नीकरण से बचाव हो सकता है। जैसे वनारोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन करके इसमें जो है भूमि निम्नीकरण में हमें मदद मिल सकती है। पेड़ों की रक्षक मेखला लगा करके ये जो है शेल्टर बेल्ट जो है क्या करेगी? शेल्टर बेल्ट जो है मिट्टी के कटाव को कम करेगी। और पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर भी जो है भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। इससे क्या होगा? जो डेजर्ट एरिया, मरुस्थल वाला एरिया है वहां पे इस भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। और लास्ट में बंजर भूमि को जो है उचित प्रबंधन के द्वारा क्या किया जा सकता है? खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल
परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि को प्रदूषण से बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये भूमि निम्नीकरण की समस्या सुलझाने के तरीका बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम 2011, 12 और 13 कंटिन्यू जो है ये प्रश्न आया है और अभी भी इसके पूरे चांस है कि जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से आप जो है तैयार कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मृदा संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा।